नमस्कार। दूर सुनसान से साहिल के करीब, दूर सुनसान से साहिल के करीब, एक जवां पेड़ के पास, उम्र के दर्द लिए वक्त, उम्र के दर्द लिए वक्त, मटियाला दोशाला ओढ़े, बूढ़ा सा पाप का एक पेड़ खड़ा है कब से, सैकड़ों सालों की तन्हाई के बाद झुक के कहता है जवां पेड़ से, यार तन्हाई है बहुत, कोई बात कर। गुलजार साहब कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत कहते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम आज के वक्त की बात करें तो बहुत ज़रूरत है एक दूसरे से बातचीत करने की, संवाद की। अगर हम बात करते हैं तो संवाद की बहुत ज़रूरत है। भले ही हम वर्चुअल मीडियम पे हम बात कर रहे हों, लेकिन एक दूसरे को ऊर्जा देने के लिए, एक दूसरे का हौसला बनाए रखने के लिए इस वक्त संवाद की बहुत ज़रूरत है। भले ही हम आपस में मिल नहीं पा रहे हों, लेकिन तब भी संवाद की बहुत ही ज़रूरत है इस वक्त। तभी हम लोग आपस में इस मुश्किल वक्त को से निपट पाएंगे, इस मुश्किल वक्त को, क्योंकि फेजेस आते हैं और जाते हैं। माना बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन एक दूसरे का जो मॉरल सपोर्ट है, अगर एक दूसरे को इस वक्त मॉरल सपोर्ट देंगे तो हमारी ये जो ऊर्जा है ये बनी रहेगी और हम मुश्किल वक्त को पार कर पाएंगे। तो रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन ने जो शख्सियत प्रोग्राम शुरू किया, इसका मकसद भी यही था कि जो हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है वो ख़ास तौर पे युवा जो परफॉर्मर्स हैं उन तक पहुँचे और उनको एक ऊर्जा मिले। क्योंकि आज इस वक्त लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही और इतना हर तरफ इतना मुश्किल वक्त है, तो यही एक है कि हम लोग आपस में बात करें, जो हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी यंग परफॉर्मर्स तक पहुँचे। तो इसी के चलते रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज ये 270वां एपिसोड है और आज इस सीजन 3 के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं रंगमंच के एक जाना माना सितारा, अगर मैं कहूँगी, और रंगमंच के उनको थिएटर एक्टिविस्ट कहूंगी तो ही इज अ थिएटर एक्टिविस्ट, ही इज फोक सिंगर, एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित आज हमारे साथ हैं। प्रिविलेज ऑफ हैविंग हिम हियर इन दिस शो। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ संजय उपाध्याय जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे शो में। प्रिविलेज टू हैव यू हियर। हेलो, हम बात कर रहे हैं सर से। सर शायद मुझे लग रहा है कि नेट का कुछ इशू हो रहा है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत सर। जी शुक्रिया शुक्रिया जी। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि आज के इस मुश्किल वक्त में संवाद की बहुत ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, भले ही हम इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हों, क्योंकि जो संवाद है ये एक दूसरे का हौसला बनाए रखता है और शख्सियत का मकसद यही रहा है कि जो हमारे युवा परफॉर्मर्स हैं, हमारा ये मकसद रहा है कि जो भी हमारे युवा परफॉर्मर्स हैं, जो हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है वो उन तक पहुँचे और जो इतना मायूसी भरा आलम है उससे कुछ देर के लिए राहत मिल सके। तो आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए हैं और हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं सर। और मेरा जो पहला सवाल आपसे होगा वो यही होगा कि आपकी स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रही है, आप प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, तो रंगमंच की तरफ, फुटबॉल खेलते खेलते रंगमंच की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जी, बातचीत शुरू करें जी इससे सर, पहले। जी सर। हाँ, वो आज एक बड़ी दुखद समाचार, हमारे रंगमंच के क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण लोग गुजर गए, कोरोना ने उनको लील लिया। तो सबसे पहले तो उनको मैं याद करूंगा, कलकत्ता के रंगकर्मी अजहर आलम साहब, बड़े ही रंगमंच के जिनको कहा जा सकता है कि उभरता हुआ सितारा, वो हमारे बीच से गुजर गए आज। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ का पास आउट हूँ। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 1 साल जूनियर हमारे के राजन जी आज ही गुजर गए जी। और के राजन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में जब मैं निदेशक था तो हमारे साथ वो प्रोफेसर हुआ करते थे, वर्ल्ड ड्रामा पढ़ाते थे हमारे यहाँ। तो आज वो अचानक उनकी मौत हो गई। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की हमारे एक स्टाफ हैं प्रकाश शर्मा, बहुत ही पुराने, मतलब हमारे, वो एक तरह से कहा जाए कि हम सबके गार्जियन के रूप में, अभिभावक के तौर पे वो थे प्रकाश शर्मा जी। उनको, उनका भी आज ही के दिन
तो ये इन तीनों को याद करते हुए आज मैंने सोचा था कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर दूं और आने वाले दिनों में इसको फिर हम कर लें, लेकिन मन आज दिन भर बड़ा ही बेचैन रहा और फेसबुक पर उंगलियां थक गई नमन और श्रद्धांजलि देते देते। इतना मतलब बुरा वक्त चल रहा है, इस बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इन तीनों को मैं नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए और अपनी बात आरंभ करूंगा आज। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने मंच पर। और मैं बात सही है कि मैं फुटबॉल प्लेयर था और मैट्रिक तक कह सकते हैं कि इंटर स्कूल को जो लीग होते थे उसमें मैं खेला करता था। प्रोफेशनली इसको कहा जा सकता है कि अगर मैं रंगमंच में नहीं आता तो आज फुटबॉलर होता और कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता। हमारे सारे मित्र लोग स्पोर्ट्स कोटे पे नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट की तरफ भी अब आने वाले हैं। तो अचानक चूंकि मैं लोकगीत गाता था तो गाते गाते मुझे अचानक स्कूल में मैं काफ़ी लोकप्रिय था और चूंकि खेलता भी था तो मैं जाना पहचाना नाम था। एक दिन हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो थे धनंजय नारायण सिन्हा जी, वो हमारे प्रथम गुरु हुए रंगमंच के क्षेत्र में। उनके पिताजी भी पारसी थिएटर का किया करते थे और धनंजय नारायण सिन्हा जी भी रंगमंच से जुड़े हुए थे, ग्रामीण रंगमंच जो होता था। तो उन्होंने अचानक मुझे कहा कि नाटक करोगे। तो चूंकि मैं गाता था तो मैंने कहा कि नाटक क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था नाटक क्या होता है। तो उन्होंने कहा वही जो सिनेमा वगैरह में देखते हो ना, एक्टिंग जो होती है उसी तरह का एक्टिंग होता है नाटक में। दूर भाषा में उन्होंने समझाया मुझे। तो मैंने कहा कर लेंगे। तो कहा कि ठीक है कल आ जाना स्कूल में और वहाँ ऑडिशन होगा। मेरा ठीक है आ जाएंगे सर। तो बात ये थी कि हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन होने वाला था और उसकी तैयारी चल रही थी और उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन जो गवर्नर थे माननीय जगन्नाथ कौशल जी उस वक्त हमारे यहाँ गवर्नर हुआ करते थे। तो उनकी ये इच्छा थी, उनको आना था उद्घाटन करने के लिए। तो उनकी ये इच्छा थी कि नाटक हो और नाटक भी उन्होंने कहा कि कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, तो इसका मंचन आप लोग करें, अपने विद्यार्थियों से कराएं, इसी शर्त पे मैं आऊँगा। तो इस शर्त को हमारे प्रिंसिपल साहब जो शास्त्री जी थे तो नेतरहाट से होकर आए थे। मैं टीके घोष एकेडमी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने भी पढ़ाई की थी। तो सरकारी स्कूल है। तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने इस चैलेंज को ले लिया कि ठीक है हम अपने बच्चों से आपको वो मंचन दिखवाएंगे। तो उसी क्रम में ये बात चली कि नाटक करोगे और मैंने कहा ठीक है। और जब मैं गया ऑडिशन में तो देखा कि पूरा जो हॉल है स्कूल का वो भरा हुआ है और सबको पढ़वाया जा रहा है नाटक। चूंकि जगदीश वो नाटक अगर कोणार्क आपने पढ़ा होगा बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है उसमें। और जी तो मेरी बारी आई तो मैंने उसका पाठ कर दिया शुद्ध शुद्ध स्पष्ट और जिसको कह सकते हैं कि बगैर किसी इमोशन बगैर किसी संवेदना के मैंने उसका पाठ कर दिया। तो मेरा चयन हो गया। फिर आप कहेंगे कि आपने शुद्ध और इस तरह से कैसे आपने पढ़ दिया। तो बचपन में हमारे नाना जी संस्कृत के विद्वान थे, तो उन्होंने मुझे तमाचा मार मार के जिसको कह सकते हैं कि श्लोक रटवाए थे कुछ। तो वो श्लोक मेरे जुबान पे इतना स्पष्ट हो गया कि मैं हिंदी शुद्ध शुद्ध मैंने पढ़ना सीख लिया था बचपन से ही। तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे मुख्य भूमिका दी गई और जितने विद्यार्थी थे उनकी अपेक्षा में ज़्यादा शुद्ध पढ़ रहा था। तो इसको देखते हुए मुझे विशु जो उसमें मुख्य किरदार है, मुख्य शिल्पी जो है, उसकी भूमिका दी गई और उसकी तैयारी चलती रही लगातार। और उस वक्त में बोर्ड का एग्ज़ाम था हमारा सर पे, घर में पिटाई होती थी कि ये बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया और तुम ये सब क्या नाटक नौटंकी करने लगे।
तो मैं देख रहा हूँ युवराज शर्मा जी आ गए हैं, छोटे भाई संजय, स्वागत है छोटे भाई। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो उसके बाद नाटक हुआ। मैंने घर वालों को कहा कि आपको फर्स्ट डिवीज़न चाहिए मैट्रिक में, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास कर जाऊँगा और मुझे नाटक करना है, करने दीजिए। और 2-3 महीने तक तैयारी हुई और खूब बढ़िया उसका मंचन हुआ। मेरे अभिनय की सराहना हुई। राज्यपाल जी जो थे उन्होंने मुझे मेडल दिया, गोल्ड मेडल दिया। और उसके बाद फुटबॉल कहाँ चला गया, छूट गया पीछे। और वो जो कहते हैं कि रंगमंच का कीड़ा, वो मुझे उसी समय से लग गया। और मैं मुझे लगा कि ये तो मेरी चीज़ है, ये तो मेरा प्लेटफॉर्म है। और शायद मैं भटक रहा था कि क्या करूँगा आने वाले दिनों में, फुटबॉल खेलूँगा या पढ़ाई करूँगा, क्या करना है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, उसी समय मैंने तय कर लिया कि मैं नाटक करूँगा आने वाले दिनों में। बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट डिवीज़न पास किया मैंने। और अपने स्कूल में 22 विद्यार्थी उस वक्त फर्स्ट डिवीज़न पास किए थे और मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तो घर वाले भी खुश कि चलो फर्स्ट डिवीज़न पास कर गया। और पटना यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन हुआ तो फिर पटना यूनिवर्सिटी में मैं कॉलेज में जाकर ढूंढना शुरू किया कि कहीं नाटक की एक्टिविटी वगैरह सब होती है या नहीं। तो संयोग से हमारा कॉलेज था बीएन कॉलेज, उसमें हम ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट जो होता है, ड्रामेटिक्स क्लब जैसे हर कॉलेज में होता है, उस वक्त काफ़ी सक्रिय था। तो मैंने उस ड्रामेटिक्स क्लब को ज्वाइन किया और फिर वहाँ से नाटक वगैरह शुरू हुआ। मतलब इंटर कॉलेज जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वो सब नाटकों के थ्रू हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अंधेर नगरी नाटक पहली बार मैंने किया, उसमें गोवर्धन दास की भूमिका मुझे मिल गई क्योंकि मैं गाता था, वो पूरा म्यूजिकल प्ले था। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया मेरा। फुटबॉल कहाँ चला गया मुझे पता नहीं और मैं नाटक की दुनिया में आ गया। और लगातार फिर उसी के पैरेलल में कॉलेज के साथ साथ मैं ढूंढता रहता था कि शाम को कोई संस्था ऐसी हो। मैं देखता था पटना शहर में ढेर सारी संस्थाएं उस वक्त एक्टिव थी और पोस्टर वगैरह काफ़ी उन दिनों लगे होते थे नाटकों के। आजकल तो पोस्टर नहीं है, व्हाट्सएप पे जानकारी दी जाती है। उस वक्त काफ़ी पोस्टर वगैरह नाटक देखता था लगा हुआ। तो उसी वक्त एक संस्था थी अनागत, तो अनागत संस्था मैंने ज्वाइन किया। और दरअसल जो बीएन कॉलेज जहाँ मैं पढ़ता था, हमारे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर एन पांडे, वो ड्रामेटिक्स क्लब के वही हेड थे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग नाटक करते थे। तो उनकी एक संस्था भी थी अपनी, जो जिसको अब व्यावसायिक रंगमंच जिसको कहते हैं, तो अनागत संस्था थी, उसको हमने ज्वाइन कर लिया। और फिर उसके बाद 2-3 साल वहाँ रहे। फिर उसके बाद मैं उसको छोड़ के इप्टा में चला आया, पटना इप्टा। फिर हमारी स्कूलिंग एक तरह से इप्टा से भी हुई, 3-4 साल में वहाँ रहा। 80 से लेकर 84 तक का सफ़र इप्टा में मैंने गुजारा। और 84 के बाद मैंने इप्टा छोड़ा और फिर अपनी संस्था, एक विशाल नाट्य मंच संस्था थी, उसने मुझे आमंत्रित किया कि आप आइए और एक प्ले डायरेक्ट कीजिए हमारे साथ। तो मैं पहली बार फुल फ्लेज्ड एक बकरी नाटक होता है, बकरी नाटक को, जो कि नौटंकी शैली में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है, तो जी, तो उसको मैंने पहली बार डायरेक्ट किया। और वो जो संस्था थी विशाल नाट्य मंच, वो हमारे पटना मेडिकल कॉलेज जो है पीएमसीएच, वो उसके जो 4th ग्रेड एम्प्लॉइज के जो बच्चे थे, तो वो सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हुए। और उसमें आपको बता दूं कि बकरी नाटक जो पहला मेरा पूर्णकालिक नाटक था, इसमें 75 कलाकार थे और एक तरह से वर्कशॉप जैसा माहौल बना और उसी में वो नाटक तैयार हुआ और इतना चर्चित हुआ। नौटंकी शैली में था, संगीत मेरा चूँकि ये था, मेरे साथ था, तो काफ़ी सराहना मिली। और 4 शोज़ उसके हम लोगों ने किए थे शुरुआत में ही, और चारों ही शो हाउसफुल और टिकटेड शोज़ होते थे।
वाह, और जितनी भीड़, टिकटेड, हाँ जी, वाह, टिकटेड शोज हुए। और इसलिए कि भीड़ को देखते हुए, ऐसा पहला दिन जब इतनी भीड़ आई, उसको देखते हुए हम लोगों को टिकट लगाना पड़ा। और जितने लोग अंदर उतने बाहर, चारों ही दिन। तो हमें ये करना पड़ता था, हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता था कि और इसका हम शो बढ़ाएंगे, आगे होंगे शोज। और इस तरह से 4 शोज और बढ़ाने पड़े, यानी कि 8 शो लगातार पटना में हुआ। और ये 85 की बात है। और तब अखबारों ने उसको खूब बढ़िया से मुझे स्थान दिया उस नाटक को। और लोगों ने कहा, कुछ अखबारों ने तो लिखा कि बकरी के खूंटे से बंधे रहे चारों दिन दर्शक, ऐसे। वाह, तो वाह, ये हमारा एक तरह से बतौर निर्देशक पहली बार मुझे पटना में थोड़ी पहचान बनी। और उसके बाद फिर 86 में मैंने विदेशिया नाटक किया। विदेशिया 700 जो कि शोज, हमारा, जी, 700 इसके शोज। साथ 750 शोज अभी तक हो चुके हैं। और वो मैं लगातार तब से मैं करता इसके रहता हूँ। बारे में जरूर जानना चाहूंगी, विदेशिया के बारे में, जो यंग परफॉर्मर्स हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं, खासतौर पे उनके लिए मैं जरूर जानना चाहूंगी। जरूर जरूर, तो बताऊंगा। तो मैं 86 में विदेशिया मैंने किया। उसके 2-4 उस समय 3 घंटे का परफॉर्मेंस होता था, और एक इंटरवल हम लोग रखते थे। तो 1.5 घंटे का करके, और इंटरवल, फिर उसके बाद 1.5 घंटे का। तो 87 में एनएसडी चला आया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया। और 87 के बाद फिर, और ये विदेशिया नाटक भी मैं विशाल नाट्य मंच से करता था। और जिस संस्था, जिसमें मैं एक तरह से अतिथि निर्देशक के रूप में बतौर उनके यहाँ काम कर रहा था, गेस्ट डायरेक्टर के रूप में। जी, तो फिर 88 में जब छुट्टियां हुई फर्स्ट ईयर में हमारी, छुट्टियों में मैं वापस पटना आया। और फिर जसमा ओढ़न नाटक, जो भवई शैली में है, शांता गांधी जी का, जी, तो उसको हमने विशाल नाट्य मंच से किया उन छुट्टियों में। तो उसके बाद फिर विशाल नाट्य मंच से भी नाता मेरा टूट गया, इसलिए कि वो जो संस्था थी, वो भगत सिंह के विचारों को मानने वाली संस्था थी। और सारे लोग वामपंथी विचारधारा के लोग थे। तो बकरी तो सूट करता है, उनके विचारधारा में आता है। उसी प्रकार से विदेशिया, चूंकि लोक शैली भिखारी ठाकुर का नाटक है, बिहार का नाटक है, तो बिहारी नाटक है, तो इसलिए वहाँ कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जसमा ओढ़न नाटक से बहुत आपत्ति हुई लोगों को कि ये तो भाग्यवादी नाटक है, और इस तरह का नाटक हमारी संस्था क्यों कर रही है। और मीटिंग होने लगी। तो मैंने निर्णय लिया कि मेरा ये कहना था कि देखिए, मैं एक शैली है, भवई शैली, उस शैली के प्रति मेरा मतलब एक तरह से लोभ था कि मैं यहाँ के दर्शकों को बताऊं कि क्या शैली होती है, भवई शैली। तो और कथ्य के स्तर पे, कंटेंट के स्तर पर मैं मानता हूँ कि ठीक है, भाग्यवादी नाटक है, लेकिन जो एक उसका क्राफ्ट है, या वो जो शैली है, उस शैली से भी परिचित दर्शकों को कराना भी हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए मैंने विशाल नाट्य मंच छोड़ दिया। और 88 में हमने उसी वक्त अपनी एक संस्था बनाई, निर्माण कला मंच, जिस संस्था का मैं अभी भी सेक्रेटरी हूँ। और उसी संस्था से फिर वो तीनों नाटक, बकरी, विदेशिया और जसमा ओढ़न, अपने बैनर पे लाया। और फिर उन तीनों नाटकों का एक फेस्टिवल करके और निर्माण कला मंच की शुरुआत हुई। और विशाल नाट्य मंच में जितने भी कलाकार थे, वो शहरी कलाकार जिसको कह सकते, पढ़े लिखे हुए जितने थे, वो सब मेरे साथ वापस निर्माण कला मंच में आ गए। और तब से वो सिलसिला शुरू हुआ। और इसी बीच में एनएसडी सेकेंड ईयर की छुट्टी में फिर लौट के आता था और नाटक करता था अपने बैनर से, जैसे नल दमयंती किया। और फिर जब पास होके निकला, तो कॉकेशियन चाक सर्कल, जो खड़िया का घेरा है ब्रेख्त का, वो नाटक किया। और उसी वक्त डिप्लोमा प्रोडक्शन हमारा चला एनएसडी में, थर्ड, चूंकि मैं स्पेशलाइजेशन हमारा डायरेक्शन का था। तो कॉमरेड का कोट एक नाटक मैंने किया। संजय की कहानी उस वक्त हंस में काफ़ी चर्चित हुई थी। तो उस कहानी को मैंने ड्रामेटाइज करा के, और हमारे ही बैच का विद्यार्थी है अविराम भड़कमकर, जिसको कि
संगीत नाटक एकेडमी प्ले राइट के लिए उसको भी वो सम्मान मिल चुका है। तो उसने उसको ड्रामेटाइज किया और उसने उसमें मुख्य भूमिका भी निभाई और ये काफ़ी मतलब प्रोफेशनल प्रोडक्शन जैसे कहते हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये नाटक तो NSD के रेपर्टरी के स्टैंडर्ड का नाटक हो गया है, इस तरह का। उसके बाद फिर मैं वापस पटना आया। हमारा पूरा बैच मुंबई जा रहा था। मैं ज़्यादातर लोग जा रहे थे मुंबई और कुछ लोग अपने अपने घर की तरफ लौट रहे थे, उसमें मैं भी था और वापस अपने घर लौटा और ये सोचते हुए लौट रहा था कि मैं क्या करूं, अब किस तरह का थिएटर करूं। ट्रेनिंग ले ली और बकरी, विदेशिया, जसमा ओडन और नल दमयंती, कॉमरेड का कोट, इस तरह के बड़े बड़े नाटक और 3 सालों के दरमियान इतने सारे निर्देशकों के साथ, बड़े बड़े निर्देशक के साथ काम करने का अनुभव, उनके नाटकों में अभिनय करना। तो अब मैं क्या करूं, किस तरह का थिएटर करूंगा मैं। और लौटकर जब मैं आया तो एक कॉलोनी है हमारे यहाँ, आनंद नगर कॉलोनी, वो स्लम का इलाका था और वो स्लम ऐसा था कि उसमें जितने बच्चे थे ज़्यादातर बच्चे बिगड़ैल बच्चे हैं। तो जराइम पेशा बस्ती जिसको हम कहते हैं कि उस वक्त उस इलाके में इस तरह के लोग थे कि जो लोग जराइम पेशा से जुड़े हुए थे। तो मैं उस टीम को निर्माण कला मंच के, और हम लोग 2-3 महीना तक उसमें घूमते रहे और जितने भी बिगड़ैल बच्चे थे जो टैलेंटेड थे, कोई गाना गाता था, कोई नाचता था, कोई फिल्मी गाना गा रहा है, कोई करतब दिखा रहा है, तो तरह तरह के, तो इन सारे लड़कों को हम लोगों ने पकड़ के, कोई लड़का बीड़ी पीता था, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई खैनी खाता था, तो कोई देखा मैंने कि गांजा भी पी रहा है। तो इस तरह के लड़कों को हम लोगों ने पकड़ के और 30 लड़कों को हमने उनके गार्जियन से मिलकर उनको कन्विंस किया कि आपके बच्चों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म, बेहतर प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं और इनको हम बेहतर नागरिक बनाने की दिशा में हम काम करने वाले हैं। तो बहुत मुश्किल से उनके जो गार्जियंस थे वो तैयार हुए और शुरू हुआ नाटक करना। उनके साथ वर्कशॉप हमने शुरू किया। बिहार संगीत नाटक एकेडमी, उस वक्त के चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर शिवनारायण सिंह, तो बड़े ही गुणी आदमी थे, संगीत प्रेमी थे, खुद भी सितार बजाते थे और बहुत ही चर्चित डॉक्टर के रूप में उनकी ख्याति थी। तो उनको मैंने ये सुझाव दिया कि हम इस तरह का काम करने जा रहे हैं, मुस्लिम के बच्चों को लेकर और उनके साथ वर्कशॉप करेंगे। तो उन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। उस ज़माने में 90 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त हमें 25,000 रुपये से सपोर्ट किया और वो वर्कशॉप हुआ। उस वर्कशॉप में जो बच्चे, जिनके में बच्चों के बाल काटने से लेकर, उनका नाखून बनाने से लेकर, उनको स्नान कराने से लेकर, उनको अच्छे अच्छे कपड़े मुहैया करवाए हम लोगों ने और उनको उनके साथ से हर तरह का मतलब कि ट्रेनिंग उनके साथ शुरू हुई। मोटिवेशनल ट्रेनिंग, क्लासेज लगते थे और ये आवासीय वर्कशॉप था ये। तो उसमें अंधेर नगरी नाटक हमने तैयार कराया उन बच्चों से और वो नाटक फिर हम दिल्ली भी ले गए उन बच्चों को लेकर। वो इतना चर्चित हुआ और वो पूरा का पूरा जो 30 लड़के थे जो बदमाश थे, वो सारे बच्चे सुधर गए और उन सारे बच्चों के जी, और मैं आपको बताऊं कि 30 बच्चों को हमने क्रिमिनल होने से बचाया। तो ये एक बड़ा काम हमने सोचा कि ये प्रयोग था और वो सफर महीना नाम से हमने एक संस्था बनाई। उसी सफर महीना के तहत उन बच्चों को हमने ट्रेन करके और दिल्ली में भी उसका परफॉर्मेंस हुआ और पूरे देश में हम उन बच्चों को लेकर घूम गए। कारंती जी ने उस नाटक को, बच्चों का जब परफॉर्मेंस देखा तो उन्होंने कहा कि अगर भारतेंदु जीवित होते तो ऐसा ही कुछ लिखते। और दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि मैं फ्रेश हो गया। उन दिनों वो पटना आए थे किसी वर्कशॉप के ही के लिए, उस समय उनको दिखाया गया और पूरे देश में उसकी चर्चा हुई उन बच्चों को लेकर। जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाहर कैंपस में जब उसका प्रदर्शन हुआ, बच्चों ने किया, तो सारे बच्चों, हमारे सारे बच्चे स्टार हो गए थे उस वक्त, इतना लोकप्रिय हो गए बच्चे सारे। सब लोग उन बच्चों को गोद में ले लेकर और ये करते थे। तो कहने का ये एक बड़ा काम हुआ और मैंने सोचा कि थिएटर करने का जो पर्पस है वो सॉल्व हुआ। क्या उद्देश्य है थिएटर करने का? तो हमने 25-30 बच्चों को क्रिमिनल होने से बचाया, उनको मेन स्ट्रीम में लाए और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और खुशी होगी कि उसमें से
चार बच्चे NSD आए, और उसमें से कुछ बच्चे मुंबई गए और मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं। और उसमें से जी, और एक लड़का तो हमारा वार्ड पार्षद हो गया, आज पार्षद है। और एक लड़का जिसको कि बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला, जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड देती है, तो लाइटिंग के क्षेत्र में उसको अवार्ड मिला, उसका नाम विजेंद्र ताक है। और जो वार्ड पार्षद हुआ वो इंद्रदीप चंद्रवंशी है। तो ये अभी तक वो मतलब उस वक्त 90 का किया हुआ प्रयोग, और वो बच्चे आज मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। कोई अपनी संस्था बना के काम कर रहा है, कोई फिल्मों में काम कर रहा है, सीरियल में काम कर रहा है, NSD तक आया। और तो ये लगा कि एक महत्वपूर्ण काम हमने किया है, और बहुत खुशी मिलती है जब मैं देखता हूँ अपने बच्चों को काम करते हैं। क्या बात, क्या बात। थिएटर की जो आपने इतनी थिएटर तो जादू है, जो आपने अभी ये बात बताई कि स्लम के बच्चों को आपने तैयार किया और वो आज किस किस जगह पे पहुंचे। ये तो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं थिएटर इज मेडिटेशन, इट्स हीलर, और ये इज अ थेरेपी। और क्या चेंज लाता है थिएटर इस समाज को ठीक करने में, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ बहुत सारे स्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ कश्मीर से शहजाद हुसैन साहब जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, रंगमंच से उनकी वाबस्तगी है। वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके बारे में तो आपने पढ़ लिया था। वीना मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से, आप उनको भी जानते हैं, लिखती हैं कि संजय जी आपको बहुत दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज सर हैं। भारती रैना जम्मू कश्मीर की लेजेंडरी कलाकार हैं, भारती रैना हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत। हरविंदर कौर बबली मस्कट से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। अनूप लाठर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपने आप में एक बड़ा नाम है अनूप जी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माला नीरज हमारे साथ जुड़ी हैं, माला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी के नाटकों में एक ग्रेट कलाकार हैं आकाशवाणी की, बहुत बहुत स्वागत। बलजीत सिंह रैना जी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं आपके पास बहुत कुछ है सुनने और हमें जानने के लिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सल्ला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नौरीन शर्मा जी जुड़ी हैं, लेखिका हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखती है रंगमंच अनुशासन सिखाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, रंगमंच अनुशासन सिखाता है और बहुत कुछ दे जाता है हमको। किरण शिवपुरी जी जुड़ी है, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जितने भी स्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि आप सबों को मैं भी प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ जितने भी लोग हैं, और स्वागत किया। सर मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि आपने जिस तरह से कहा कि आप पहले थिएटर पढ़ाई के साथ साथ आप थिएटर भी कर रहे थे, रंगमंच भी कर रहे थे, फिर आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, तो क्या ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए? और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने के बाद आपने खुद में किस तरह के बदलाव देखे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं, बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, लेकिन ट्रेनिंग की कोई खास फैसिलिटी नहीं है। तो एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ट्रेनिंग की बहुत अशद जरूरत रहती है? जी देखिए, लंबी पारी खेलनी है तो आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, और हर जो भी रंगमंच से जुड़ता है पहली बार, उसके अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, और वो नैसर्गिक प्रतिभा होने की वजह से ही, जैसे मेरे अंदर भी कुछ नैसर्गिक प्रतिभा थी जिसकी वजह से मैं गा भी लेता था और अभिनय भी कर पाता था, फिर डायरेक्शन भी देना शुरू किया। लेकिन एक समय के बाद मुझे भी लगने लगा कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो तो मेरा है, लेकिन जो मैं नहीं जानता हूँ उसके लिए मुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और ट्रेनिंग लेने से ये हो जाता है कि आप क्राफ्ट भी सीखते हैं साथ में, और जो शिल्प है उसकी भी जानकारी आपको होती है। अभिनेता तो आप होते ही हैं, लेकिन आपकी जो संवेदना है, आपका जो इमोशन है, वो भी एनरिच होता है ट्रेनिंग से। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग की जो मेथडोलॉजी है उसको भी हम सीखते हैं, उसका जो टेक्निक है वो हमें
सीखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो प्रतिभा है वो और एनरिच होती है, और मजबूत होती है, और परिपक्व होती है, जिसको कह सकते हैं। इसलिए लंबी पारी खेलने के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है, मैं मानता हूँ। क्योंकि जब मैं गया था तो मेरे अंदर बहुत ईगो था कि मैं तो 3-3 प्रोडक्शन कर ली चुका हूँ, और तीनों हिट प्रोडक्शन करके पटना से, और एक तरह से कहा जाए कि मैं पटना में लोकप्रिय हो गया था एज डायरेक्टर। तो मैं तो बहुत जानता हूँ, और अपने क्लास में मेरे अंदर थोड़ा सा ईगो भी रहता था कि जितने भी हमारे साथ के लोग हैं इनसे मैं ज़्यादा काम करके आया हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं, ये तो मैं कुएं का मेढक हूँ, और यहाँ तो समुद्र है जानने के लिए, और इतने सारे एक्सपोजर्स हैं, इतने सारे लोगों के साथ क्लासेज करना, और बड़े बड़े डायरेक्टर आते थे, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनको जानना नज़दीक से, उनके पूरे प्रोसेस को जानना, पूरी जो मेथोडोलॉजी है, जो पेडागोजी है थिएटर की, ट्रेनिंग की, वो सारा कुछ मतलब मेरा नज़रिया बदल गया, सोच हमारी बदल गई, देखने का तरीका बदल गया, और समाज को भी देखने का तरीका बदला। और उसके साथ साथ मेरे अंदर एक जो कहते हैं ना कि क्राफ्ट भी मैंने सीखा, टेक्निक भी सीखी, और उसके साथ साथ नज़रिया भी जो है देखने का, समझने का, ऑब्जर्व करने का, तो ये सब बदला। और मेरे अंदर का वो शायद आने वाले दिनों में ये बहुत ही घातक होता मेरे लिए। और मैं जितना आपके स्क्रीन पे कुछ, हाँ, तो चाह कर भी मैं उतना कुछ नहीं कर पाता। शायद वही नज़रिया बदलने का ही ये था कि मैं वापस लौटा, और स्लम के बच्चों के साथ जाकर, और हमने जो प्रयोग किए उनके साथ, तरह तरह के नाटक किए, तरह तरह के काम किए, तो शायद वह भी एक ट्रेनिंग का ही एक नतीजा था। तो बड़ा ज़रूरी है, और आजकल के जितने भी नौजवान हैं जो इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं या जुड़ते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर एक बार तो ट्रेनिंग आप ज़रूर ले लीजिए थिएटर की। ठीक है कि संसाधन कम है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय या भारतेंदु नाट्य अकेडमी या हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ, तो यही 3-4 संस्थान हैं जहाँ पे ट्रेनिंग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर स्टेट में नाट्य विद्यालय होने चाहिए, रंगमंडल होने चाहिए, पटरी होनी चाहिए, जहाँ पे ट्रेनिंग भी लें बच्चे, और ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिस करें, और परफॉर्मेंस करें। तभी और उनको प्रोफेशनली, जैसे रंगमंडल हो जाने से हर स्टेट में रंगमंडल होना चाहिए, थिएटर की रेपर्टरी होनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे ट्रेनिंग लेके निकले उनको वो प्लेटफॉर्म भी मिले, और उसको एक तरह से कहा जाए कि उनको एक सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम जो है थिएटर का दूर करेगा, जो दुर्भाग्य से है नहीं हमारे यहाँ। बिल्कुल। सर, फोक की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि फोक आप बहुत आप फोक सिंगर भी रहे हैं आप फोक सिंगर, तो आप एमपी ड्रामा स्कूल में निर्देशक रहे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको, और आपका जो फोकस रहा है मेन, वो जनजातीय कलाकारों और लोक संस्कृति पर रहा है, और थिएटर ऑन व्हील आपने इंट्रोड्यूस किया। तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप जरूर बताएं, क्योंकि मुझे जहाँ तक देखती हूँ कि फोक कहीं ना कहीं जैसे हम बैक स्टेज कहते हैं, पीछे पीछे स्टेप ले रहा है। तो क्या कहेंगे आप, खास तौर पे युवा पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, युवा पीढ़ी आज जो पीढ़ी है वो आज अपने अपनी जड़ों से कट चुकी है। जी, यही मैं चाह अपनी रही जो थी। हाँ, वो जो हमारी जो देशज परंपरा रही है, और हमारी जो लोक परंपरा है, या हमारी जो विरासत में जो लोग जुड़े हैं, क्या क्या हमारी जो संस्कृति रही है, उनसे हम कटते जा रहे हैं। हमारे आज की जो पीढ़ी वो कट रही है, और ज़्यादातर आजकल जो लोग आते हैं थिएटर में, वो सिर्फ सिनेमा करने आते हैं। 2-4 नाटक करने के बाद उनको सीरियल करना है या हिंदी फिल्म करना है, थिएटर करना है। बोलियों का रंगमंच बहुत ही ज़रूरी है करना। और आज के समय में जितना ही हम बोलियों की तरफ लौटेंगे, यानी कि जैसे कि
भोजपुरी है, मगधी है, मागधी है, मैथिली है, बुंदेली है, बघेलखंड की है, ब्रज भाषा है, तो जितनी भी हमारी जो लोक भाषा है, डोगरी भी है जी, डोगरी भी है, बिल्कुल बिल्कुल डोगरी भी है। तो और डोगरी में बलवंत जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जी बिल्कुल कर रहे हैं जी। और तो इस तरह से आप अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे, अपनी बोलियों की तरफ लौटेंगे, तो उन बोलियों का अथाह संसार है और उसमें लिटरेचर भरमार है। उसके जो तरह तरह के बड़े ही एक से एक राइटर्स जो अभी हाशिए पे हैं, उनको हम नहीं जानते हैं, तो इसी बहाने हम उनको जानेंगे। तो सबसे पहले अपने घर को जानना बड़ा जरूरी है कि आप अपने घर पे लौटेंगे, आप अपने गांव में लौटेंगे और जब उन बोलियों से टकराएंगे तो वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो पर्यावरण, वहाँ की जो बोली है, वहाँ का जो पानी है, उससे जब हम जुड़ेंगे तो हमारा थिएटर जिसको कहते हैं कि लोकल जितना आप होंगे उतना ही ग्लोबल होंगे। तो जितना ही हम लोकल होंगे उतना ही हम वैश्विक हो सकते हैं। और आज इसलिए शायद मैं भोजपुरी में विदेशिया करके 750 शोज वो कर सका, इसलिए कि वो हम उससे क्या होता है कि ऑडियंस कनेक्ट करती है और उनको लगता है कि हमारे घर की भाषा है, हमारी बोली है, अपनी बोली है, तो लोग उससे जुड़ते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं और उसको अप्रिसिएट करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो पीढ़ी है, जो शहरी जो दर्शक है, वो उसको पता चलता है कि हमारी जो परंपरा है कैसी रही है, कितना स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है हमारा। तो इसलिए भी, और मैं बचपन से ही लोकगीत या लोक संगीत से जुड़ा था, तो उसके साथ साथ सिर्फ संगीत से ही नहीं जुड़ा था बल्कि उन तमाम बोलियों से जुड़ रहा था। और उन बोलियों के अंदर जो उसकी जो खासियत है, उसकी जो मौलिकता है, उसकी जो कहानियां हैं, कंटेंट है, वहाँ का खेत है, खलिहान है, तो उसका जो अपना उसकी जो महक है, उसका जो सुगंध है, उसका जो सौंदर्य है, वो सारा कुछ आपको मिलता है और उससे आपका रंगमंच एनरिच होता है। और मौलिक रंगमंच तभी होगा जब आप अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे, क्योंकि हिंदी रंगमंच आप देखें, उसका अपना कोई मतलब, अपनी कोई उसकी पहचान नहीं है, बोलियों से ही मजबूत हुआ है। जितनी भी बोलियां हैं, उन बोलियों ने ही हिंदी को मतलब एक तरह से कहा जाए कि उसको मजबूत किया और हिंदी की पहचान बनी है। तो इसलिए देखिए, ना ही हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की परंपरा को लेकर आगे बढ़ पाए, हमारा हिंदी रंगमंच, और ना हम जयशंकर प्रसाद का जो थिएटर था, उनका जो रंगमंच था, उसको लेकर हम आगे बढ़ पाए। तो ये बड़ा ही, और हमेशा हम पश्चिम की तरफ देखते रहे कि जितने भी पश्चिम के नाटककार हैं या विदेशी नाटककार हैं, उनके नाटकों का मंचन करना या उसका अनुवाद करके या उसका ड्रामेटाइज करके हम करते रहे, तो शहरी रंगमंच के नाम पर। उससे क्या हुआ कि भ्रम की स्थिति पैदा हो, हिंदी रंगमंच आज कहीं नहीं है, बहुत ही बुरे दौर में है। तो अगर हम अपनी जड़ों से जुड़कर, अपनी लोक जो हमारी संस्कृति है उससे जुड़कर काम कर रहा होता थिएटर, जो लोग भी जुड़कर काम कर रहे हैं, वो रंगमंच पूरे विश्व में उसको जाना गया, लोगों ने अप्रिसिएट किया, चाहे रतन थियम जी हो या कारंत जी हो, हबीब तनवीर जी हो, ये सब, इन सबों ने, बलवंत ठाकुर हों, बंसी कौल जी हों, भानु भारती जी जो है, जो जनजातीय लोग के बीच में जाकर उन्होंने काफी काम किया। तो ये इतने सारे बड़े बड़े लोग, इसलिए उनकी चर्चा हुई, इतना नाम हुआ, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने अपना जो संस्कार था, अपना जो गांव लौटकर और वहाँ की जो चाहे जनजातीय संस्कृति हो या लोक संस्कृति हो, उससे जुड़कर थिएटर को एनरिच किया और बहुत बड़ा काम किया। हबीब तनवीर का काम बहुत बड़ा काम है, जिन्होंने नाचा को लेकर जिस तरह से उपयोग किया। तो हमारे यहाँ बहुत सारी शैलियाँ हैं, बहुत सारे इस तरह के हैं, तो उसको उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है, तभी हम वैश्विक हो पाएंगे। मैं आपको सर एक कोट करना चाहूंगी, आपको ही कोट करना चाहूंगी। आपने कहा है कि फोक धारा में तैरना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। असल में होता क्या है कि लोग को
संस्कृति हो या जो हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा को हूबहू उसको हम उठाकर शुरू कर देते हैं, या उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब एक म्यूजियम का पीस की तरह हम उसको मतलब उठाकर, गांव को उठाकर हूबहू रख दिया तो म्यूजियम का पीस जैसा हो जाता है, क्राफ्ट जैसा हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमें अपनी परंपरा में डुबकी लगाना चाहिए, तैरना चाहिए, उसमें डूबना नहीं चाहिए। डूब जाने से खतरा है और वो आत्मघाती है या सुसाइडल है, एक तरह से कह सकते हैं। तो चूंकि तैरने से उसमें प्रयोग की गुंजाइश होती है और हम रूढ़िवादी नहीं हो पाते हैं, तो उसमें हम किसी रूढ़ियों में फंस के नहीं रह जाते हैं, बल्कि हम जब तैरना शुरू करेंगे तो उसमें आधुनिक, जैसे मैं जब लोक नाटक करता हूँ तो उसका आधुनिक आख्यान आज का जो है उसको मैं उसमें तलाशने की कोशिश करता हूँ और जो कॉन्टेम्परेरी टेम्परामेंट है उसके साथ करने की कोशिश करता हूँ। अगर सिर्फ हम धोती और कुर्ता पहना दिया और उसके बाद कुछ लोकगीत गा दिए या कोई कहानी लेकर उसको कर दिया हूबहू, तो उसको करने की आवश्यकता है ही नहीं। उसको उसके साथ साथ उसके आधुनिक दृष्टिबोध के साथ, आधुनिक रंग सौंदर्य के साथ और आज के टेक्निक के साथ उसको टकराना पड़ेगा, तभी हम एक नई चीज, एक नया, जिसको कहते हैं कि प्रयोग धर्मी, तो हम तभी हम प्रयोग धर्मिता की तरफ बढ़ पाएंगे। तो नाटक तो नाट्य धर्मी भी है, लोक धर्मी भी है, प्रयोग धर्मी भी है। तो हम लोक नाटक भी क्यों न करें, लेकिन उसमें प्रयोग की गुंजाइश होनी चाहिए और उसको आज के दर्शक तभी उसको कनेक्ट कर पाएंगे, तभी उसको अपने आप जोड़ पाएंगे। मेरा ये मानना है। क्या बात है। यहाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। हम संस्कार गीतों की जब बात करते हैं तो आकाशवाणी ने संस्कार गीतों पे बहुत काम किया है, बहुत काम किया, एक पूरा आर्काइव है आकाशवाणी के पास संस्कार गीतों का। जी। तो लेकिन अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें, खास तौर पे जो रंगमंच से जुड़ी हुई है, उनका जिनका ताल्लुक रंगमंच से है, संस्कार गीतों के उनको मायने ही नहीं पता, तो क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है ये बहुत जरूरी चीज है जो युवा पीढ़ी को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरफ क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है इस तरफ? देखिए, संस्कार गीतों को सुन सुनकर ही मैं बड़ा हुआ और मेरी माँ संस्कार गीत बहुत अच्छा गाती थी और मेरी माँ, मैं गोद में, मुझे याद है कि वो गोद में लेकर वो संस्कार गीत गाती थी और मैं सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ। और शादी ब्याह के मौके पे जितने भी अनुष्ठान होते हैं, उन सारे अनुष्ठानों को संस्कार गीत के माध्यम से गाया जाता है। चाहे वो हल्दी लगाने की जितनी भी परंपराएं हैं शादी ब्याह में जो होता है, मुंडन हो, सब, हाँ, मुंडन हो, फिर पहली बार जो दिया जलाना हो, या मतलब आरती गाना हो, या मड़वा में जो रस्म होते हैं, जितनी भी रस्म अदायगी होती है शादी ब्याह के मौके पे, तो शादी तय होने से लेकर और विदाई तक, लड़की की विदाई हो जाती है, विदाई में भी हर अवसर पे गाने हैं और महिलाएं गाती थी और हम लोग उसको सुनते थे बचपन में, सुन सुनकर बहुत अच्छा लगता था। और महिलाएं गाती थी, मुझे लगता था सिर्फ महिलाएं ही क्यों गाती, मर्द क्यों नहीं गा सकता है। और फिर हम लोगों ने गाना शुरू किया और मेरे पिताजी उन्हीं संस्कार गीतों को परिष्कृत करते थे एक तरह से। और माँ और पिताजी में नोक झोंक होती थी। माँ अगर गाती थी कुछ भी, मान लिया कोई कजरी गाया या कोई भी गाना गाया तो मेरे पिताजी उसको थोड़ा बिगाड़ देते थे, तो माँ लड़ जाती थी कि आपने तो इसका जो ओरिजिनल, इसकी जो है उसको आपने तो बदल दिया। दरअसल वो परिष्कृत कर रहे थे, उसका परिष्कार कर रहे थे। तो और वही सब शायद मेरे अंदर भी वो आया कि मैं जब नाटकों में रंग संगीत की जब बात आई, तो पिताजी का जो एक्सपेरिमेंट था, जो उनका जो विस्तार वो जब कर रहे थे, तो मैंने उनका विस्तार करना शुरू किया। तो एक तरह से कहा जाए कि लोग उसका परिष्करण और फिर उसका पुनर्परिष्कार जिसको कह सकते हैं, या लोक का पुनर्पाठ, तो उसका मैंने संस्कार गीत आज की पीढ़ी को नहीं मालूम है। आज की पीढ़ी जो है उनको कहा जाए कि कोई गीत सुना दो
शादी ब्याह के मौके पे जो गाए जाते, चूंकि वो एक पुरुष प्रधान समाज रहा है ना हमारा, वो क्यों गाएगा लोकगीत, वो तो महिलाओं का काम है गाना, जबकि ऐसा है नहीं। वो हमारे संस्कार को, हमारी जो परंपरा है, बहुत ही मजबूत परंपरा है, बहुत ही शानदार परंपरा है गायन की, जो संस्कार गीतों के माध्यम से व्यक्त होता रहा है महिलाओं द्वारा, उसको गाए जाने की आवश्यकता है, उसको परिष्कृत करने की आवश्यकता है, को नहीं बिगाड़ना है, मूल आत्मा को सहेज कर रखना है और उसके बाद उसमें खेलना है। जैसा कि मैंने कहा कि हमें तैरना चाहिए अपने परंपरा में, तो तभी वो आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल। मैंने सर मैं बस एक सवाल है मेरा आपसे, उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने आपका खैर जो हमारा फेस्टिवल होता है अभी भारत रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव, आनंद रघुनंदन सर, वो मैं कवर करने आई थी आकाशवाणी की तरफ से सर। वो ऐसा प्ले था कि मैं काफी देर तक अपनी सीट से नहीं उठ पाई और मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। मैं थी और हमारे साथ उस वक्त हमारे डीडी जी थे, राजीव शुक्ला जी। हम लोग आए थे देखने के लिए आकाशवाणी की तरफ से, हमने कवर करना था। इट वाज मेस्मराइजिंग, इट वाज मेस्मराइजिंग। अब मैं आपसे बात करी तो मैं चाहूंगी इस नाटक के बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं, क्योंकि इट वाज, मैं क्या कहूँ सर, कि जो वक्त मैंने जो फील किया ना, वो ऐसे लगा कि मैं इबादत जो होती है ना, इबादत ही मैं कहूंगी, उस वक्त ऐसी फीलिंग आई थी मेरे जहन में। तो मैं चाहूंगी चलते चलते इसके बारे में और एक सवाल लास्ट में आपसे और करूँ। बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट काम है मेरा। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में जब मैं निदेशक था 2010 से लेकर 2018 तक, 5 साल के लिए मैं गया था वहाँ, टर्म था, 5 साल का टर्म होता है निदेशक का, लेकिन 3 साल और एक्सटेंशन मुझे मिला। तो हमारे विद्यार्थियों की वो प्रस्तुति थी, वो थिएटर ऑन व्हील्स की जो बात मैं कर रहा था कि हम बच्चों को पढ़ाई का उनकी जो पेडागोजी हमने जो तय की थी कि वो घुमकड़ी करेंगे, और जितना भी ट्राइबल इलाका है मध्य प्रदेश का, उन इलाकों में हम जाएंगे और वहाँ उन इलाके के जो आदिवासी हैं या जनजातीय जो उनका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उनके साथ उठना बैठना, उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना, उनकी कलाओं को देखना नज़दीक से, उसको सीखना, उसको ट्रेनिंग के तरह उसको हम लोग ले रहे थे। तो उसी में एक हमारे मित्र हैं योगेश त्रिपाठी, जो मध्य प्रदेश के ही हैं, रीवा के हैं जी। वो प्लेराइट भी हैं, बड़े प्लेराइट हैं, और उनको ढेर सारे अवार्ड उनको मिले हैं। वो आकाशवाणी से भी बहुत सारे नाटकों का से जुड़े रहे हैं। तो योगेश त्रिपाठी जी ने ही इनफैक्ट मुझे कहा कि संजय जी आप आनंद रघुनंदन कीजिए, और राम कथा पर है ये, और वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, और उसको आप पढ़िए। उन्होंने पांडुलिपि भेजी मुझे, मैंने पढ़ने के बाद मुझे जितना भी मैं समझ पाया, तो लेकिन बड़ा नाटक था वो, अगर पूरा का पूरा किया जाए तो 3-4 घंटे का, 4 घंटे का नाटक। सॉरी। तो मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको संपादित करके उसका छोटा भी तैयार कर दिया है अंश, जो 1.5-2 घंटे का नाटक हो सकता है, इसको भी पढ़िए आप। फिर उन्होंने दिया, और वो सचमुच पूरी राम कथा को संपादित करके उन्होंने और बिल्कुल कंप्लीट एक नाटक फुल लेंथ प्रोडक्शन का बना दिया। उसमें संगीत था, उसमें तो ब्रज भाषा तो हुआ कि उसको बघेली में उन्होंने किया, जो बघेली भाषा है, तो उस बोली में उन्होंने किया। तो हमने कहा कि ठीक है, तो बहुत अच्छा है। तो हम बघेलखंड गए अपनी पूरी टीम को लेकर, बच्चों को लेकर, और बघेलखंड में रहकर वहाँ का जो ट्राइबल है संगीत है उसको नज़दीक से सुना। फिर अब मेरा अपना म्यूजिक तो था ही, उसके साथ वहाँ वर्कशॉप करके वहाँ का जो क्राफ्ट है उसको सीखा हमारे बच्चों ने, और वहीं पे उसका रिहर्सल भी हमने शुरू किया। और आपने देखा होगा कि कॉस्ट्यूम भी वहीं का ट्राइबल कॉस्ट्यूम था, बघेली बोली थी। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के जितने भी बच्चे थे वो सारे अलग अलग स्टेट के, कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो कोई राजस्थान से है।
तो हर उन बच्चों को एक तो बोलियों का सीखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। वहाँ एक्सपर्ट आते थे, उनको सिखाते थे बोलियों को, और वहाँ के लोकल जितने भी एक्सपर्ट थे उस जनजातीय कला को लेकर, उन सबों से उनका इंटरेक्शन कराना। और रीवा नरेश जो थे, जिन्होंने लिखा आनंद रघुनंदन को, कहा गया कि हिंदी का पहला नाटक है, तो वो, हाँ, तो वो करने का भी श्रेय हम लोग ले रहे थे कि हिंदी का पहला नाटक है, और उसको हम बघेली बोली में कर रहे थे। और उनके गांव में ट्राइबल पूरे बघेल खंड को कम दौरा किया हम लोगों ने, 13-14 गांव का भ्रमण हम लोगों ने किया। वहाँ नीरज कुंदेर करके एक लड़का है, यंग युवा, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है ट्राइबल को लेकर, और वो जितने भी नाटक करता है अपनी उसी बोली में करता है। तो नई पीढ़ी के लड़कों के लिए एक मैं बताना चाहूँगा कि नीरज कुंदेर जिस तरह का थिएटर कर रहा है, वो बहुत ही उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है पूरे देश को कि बहुत ही। तो उसके साथ वो वहाँ का लोकल कोऑर्डिनेटर था, वो 13-14 गांव को उसने अडॉप्ट करके रखा हुआ है। वहाँ के ग्रामीण कलाकारों को लेकर उनके साथ वर्कशॉप करना, उनको ट्रेंड करना, तो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया हमारे बच्चों ने, और वहीं पे वो नाटक तैयार हमने करना शुरू किया। फिर वापस हम लोग आए और वापस भोपाल आकर उसकी तैयारी हुई। बहुत सारे एक्सपर्ट आए, बहुत सारे, तब सबने मिलके उसको तैयार किया, और तैयार हुआ तो उसकी चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा हुई, और भारत रंग महोत्सव में इस तरह से 10 शोज हम कर पाए। और तकलीफ ये है कि उसके और शोज हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस बैच के विद्यार्थी जिसने किया वो तो पास होकर चले गए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घर गए। तो उन सबों को वापस इकट्ठा करना, फिर या नए सिरे से किसी ग्रुप के साथ काम करना, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं आने वाले दिनों में अपने ग्रुप से, या नीरज कुंदेर का जो ग्रुप है वहाँ बघेल में, सीधी में, तो वहाँ जाकर और मैं इसको तैयार कराऊं फिर नए सिरे से। तो ये हमारी है, तो ये इम्पोर्टेंट काम है मेरा। उसी प्रकार से कादम्बरी, जो पहला उपन्यास कहा गया है हिंदी साहित्य का, और संस्कृत वाङ्मय का भी पहला उपन्यास, उसको भी योगेश त्रिपाठी ने, 3 जन्म की कथा है, और बाणभट्ट की वो का वो उपन्यास जो पहला उपन्यास माना गया है, उसको भी योगेश त्रिपाठी जी ने संपादित करके और एक तरह से फुल लेंथ नाटक ही लिख डाला। तो वह भी हम मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर किया था, जो बड़ा ही मेरा इम्पोर्टेंट काम है और बड़ा काम है। तो बाद में इसके शोज नहीं हो पाए ज़्यादा, लेकिन 3-4 शो करके उसको भी बंद करना पड़ा। तो ये मैं अभी भी एक नया नाटक मैंने किया अभी 3-4 अप्रैल को पटना में, लॉकडाउन लगने के पहले, ये कि वो यक्षिणी के ऊपर किया। जी, वो कविताओं का संकलन है। डॉक्टर विनय हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं पटना के, बड़े ही चर्चित कवि हैं, बड़े संवेदनशील कवि हैं। उन्होंने बाकायदा सीरीज है यक्षिणी के ऊपर, तो उसको उन 30-35 कविताओं को लेकर और एक फुल फ्लेज्ड मैंने प्रोडक्शन तैयार किया, और जिसकी खूब चर्चा हो रही है पटना में, कि एक तरह से कहा जाए कि कविता का मंचन कर दिया, लेकिन 30-35 कविताओं को कंपाइल करके और एक प्रोडक्शन बना देना, और बहुत ही रोचक तरीके से उसको प्रस्तुत किया मैंने। तो सबने यही कहा कि एक नवाचार है हिंदी रंगमंच में, और नया थिएटर है, बहुत सारे लोगों ने कहा। तो मुझे भी इस तरह की चुनौती लेने का काफ़ी ये रहता है कि मैं चुनौती एक्सेप्ट करता हूँ, और कुछ जिसमें जूझना पड़े, जिसमें मतलब मानसिक रूप से आप जूझें और आप बेचैन आपको कर दे कोई रचना, तो उसको करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वरना नाटक तो हम करते ही रहते हैं, वेलमेड नाटक तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कुछ इस तरह का काम किया जाए जिसमें कि आपको चैलेंज हो और आपको कुछ नवाचार करने का उसमें अवसर मिले। यह भी एक इम्पोर्टेंट काम हुआ है। और मेरा एक कार्य क्षेत्र, जैसे स्लम के बच्चों को लेकर काम वाला बताया मैंने, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर रंगमंच में मैंने ढेर सारे भानु भारती जी हों, अंकुर जी हों, राम गोपाल बजाज जी हों, ये रॉबिन दास जी हों, त्रिपुरारी शर्मा जी हों, बैरी जॉन,
से लेकर और तमाम सत्यदेव दुबे जी, इन तमाम लोगों के साथ हमने एज म्यूजिक डायरेक्टर भी काफ़ी काम किया। तो उससे बहुत कुछ सीखा मैंने। इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ रहकर उनके प्रोसेस को जानने का मौका मिला। और अभी भी मैं अपने आप को रंगमंच का विद्यार्थी ही मानता हूँ, और जहाँ भी इस तरह का अवसर आता है सीखने का, वो सीखता हूँ। और एक तीसरा एक जो इम्पोर्टेंट काम है मेरा, वो है एपिक थिएटर, जिसको हम एपिक थिएटर नहीं, बायोपिक थिएटर जिसको कहते हैं, कि जितने भी पर्सनालिटी हैं, साहित्यकार हैं, उनको व्यक्तित्व परक रंगमंच जिसको आप कह सकते हैं। जैसे कि निराला जी के ऊपर काम किया मैंने, कबीर के ऊपर काम किया, तुलसीदास जी के ऊपर काम किया, हब्बा खातून कश्मीर की जो पोइटिस थी, हब्बा खातून पे मैंने काम किया। मैंने जी विद्यापति, कवि विद्यापति के ऊपर काम किया, बिरसा मुंडा इनके ऊपर काम किया। तो कंपनी उस्ताद एक नाटक था जो महेंद्र मिश्र जो लोक गायक रहे हमारे बिहार के, भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र दोनों कॉन्टेम्प्रेरी थे, उनके ऊपर काम किया, भिखारी ठाकुर के ऊपर काम किया। तो इस तरह से बायोपिक मैंने इस तरह के काम, हीरा डोम जो हिंदी का पहला दलित कवि माना गया है, तो हीरा डोम उनके ऊपर मैंने काफी काम किया। तो इस तरह का भी मुझे करने में बड़ा अच्छा, भारतेंदु के ऊपर मैंने पूरा फुल फ्लेज काम किया। तो यह भी एक मेरा इंटरेस्टिंग वर्क है। तो अभी तक कर रहा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ जहाँ भी मौका मिलता है। और MPHD में रहने के दरमियान मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ के लोक अंचलों में जा कर भी बहुत कुछ सीखा। ट्रैवल इलाके में भ्रमण करने के दौरान भी मैंने अपने आप को बहुत एनरिच किया। तो कहाँ मैं बिहार से जो कल्चर है उसको जब नजदीक से देखा, जाना और अपने आप को एनरिच करने की कोशिश की। सर, मैं चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी, जो नई युवा पीढ़ी है जो परफॉर्मिंग आर्ट से वाबस्तगी रखती है या रखना चाहती है, आप उनको क्या संदेश देंगे चलते चलते? सबसे जरूरी चीज क्या जहन में रखें जब वो? सबसे जरूरी चीज है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ईमानदारी से थिएटर से जुड़े। बहुत ही उसको कह सकते हैं कि एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और बहुत शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि आए और 2-4 नाटक किए और निकल लिए। और पेशेंस जरूरी है, धैर्य जरूरी है, और एक जिद होना चाहिए उसके लिए, और ईमानदारी सबसे बड़ी बात है। कल भी मैं सुन रहा था उनको, शोभना जी, उन्होंने भी कहा, ईमानदारी की बात की थी। और बिल्कुल दिल से कीजिए और एंजॉय कीजिए, रैलिश कीजिए। मैं कहता हूँ कि करते समय आपको अगर मन नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए थिएटर। और दिन काटने के लिए, समय बिताने के लिए, बेरोजगारी बहुत है तो लोग चले जाते हैं, चलो नाटक कर लेते हैं, इस उद्देश्य से मत आइए। तो इबादत है जी, पूरी इबादत है। और उसके साथ जुड़िए और देखिए, सफलता मिलेगी आपको। सफलता की कुंजी जैसा कोई चीज होता नहीं है। किताबें जो मिलती है ना, आज की पीढ़ी तो उस तरह की किताबें पढ़ती है जो सफलता की टिप्स देती रहती है, कुंजी कि कैसे सफल होना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। सफल होने के लिए आप ईमानदार रहिए, और हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया और अभी भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इस फील्ड में टिके हुए हैं। और आने वाले दिनों में जो जीविकोपार्जन की जो समस्या आती है रंगमंच से, ऐसा नहीं है। जब आप ईमानदार होंगे, आपके अंदर पेशेंस होगा, धैर्य होगा, और एक जिद होगी, जुनून होगा, तभी आप इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, और जो चाहेंगे आप वो आप हासिल कर सकते हैं। तो शॉर्टकट नहीं चलता है इस थिएटर में, पूरा समय देना पड़ता है, पूरा जीवन खपा देना होता है, घर द्वार भी कभी कभी आपको मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और तब जाकर इसमें ये सोच कर आइए कि हमें ब्रेड तो मिल जाएगा, ब्रेड बटर नहीं मिलेगा। जैसा कारंत जी कहते थे कि थिएटर हमें ब्रेड बटर तो नहीं देता है, लेकिन ब्रेड तो दे रहा है। तो इस मानसिकता से अगर आप आएंगे कि हो सकता है हमें सूखी रोटी दाल खाकर
करना पड़ेगा आपको, और उसको भी आप मजा लेकर रोटी सब्जी खाइए, दाल रोटी खाइए, उसको भी इंजॉय कीजिए कि ठीक है हमने तय किया है, और हम जो है इसको भी बहुत ही सुखपूर्वक और आनंद पूर्वक और मजा लेकर रैलिश करते हुए अपने काम को अंजाम दें। यही मेरा कहना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। इट वाज़ इंस्पायरिंग सेशन, जबकि आज का दिन बहुत मुश्किल था, बहुत भारी दिन था, बहुत डिप्रेशन का हाँ, सुबह से बहुत सारी बुरी मैं खबरें सुनने मैं को मिल रही थी। लेकिन मैं दिन सर भर जिस खुद बहुत डिप्रेस था, सच में सुबह जब और मैंने सुना ये, मैंने ये सोचा था कि आप गाने के लिए कहेंगी तो मैं नहीं गाऊंगा आज, इसलिए कि सर इच्छा मैं नहीं कह ही है नहीं आज के सकती, दिन। सर मैं कह ही नहीं हाँ सकती जी, आज आपको गाने के लिए, इसलिए क्योंकि जी आज का ये प्रोग्राम रखने का ये मतलब था, मेरा भी पहले था कि नहीं करें, लेकिन मुझे लगा कि एक तो हम रंगमंच से हमारी वाबस्तगी है, कुछ भी मुश्किलात हो हमें शो करना ही करना होता है जब हम रंगमंच पे शो करते हैं। और दूसरा जी संवाद की मैंने बात कही कि संवाद जो होता है उससे बहुत सारा जो डिप्रेशन होता है वो खत्म हो जाता है। भले ही हमारे से इतने एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए बैक स्टेप ले लिया होगा, तो इस यही मकसद रहा आज शो करने का, इतनी मुश्किलात के बावजूद जो आज सुबह से हो रहा है। और आप यहाँ आए, और सर इतनी आपने इंस्पिरेशनल अपनी जर्नी शेयर की, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया कहती हूँ, बहुत शुक्रिया वो सर। आपको भी शुक्रिया, और जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे थे, उन सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, मैं सभी का शुक्रिया करती हूँ। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह शख्सियत के अगले अंकों में। मिलते हैं जल्दी ही शख्सियत के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।